नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल उत्कर्ष विद्या पर आप सभी का स्वागत है और मैं हूं चंद्रशेखर। आप सभी का साइंस सुपर 30 के सीरीज में स्वागत करता हूं और ये हमारा 8वां वीडियो है। पहले वाले वीडियो अगर आप नहीं देखे हैं तो देख लें, आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो चलिए बिना किसी देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे आ चुका है और क्या बोल रहा है देखते हैं। इकोलॉजी शब्द की रचना किसने किया था? तो ऑप्शन है रॉबर्ट ब्राउन, अर्नेस्ट हेकल, हुगो डी ब्रिज और डर्बिन। तो इस शब्द का मतलब क्या होता है? इकोलॉजी का मतलब होता है परिस्थितिकी। इकोलॉजी का दूसरा नाम क्या होता है? परिस्थितिकी। इसका हिंदी नाम परिस्थितिकी। तो इस शब्द का रचना सबसे पहले किसने किया था? उस व्यक्ति का नाम आपको बताना है। तो ऑप्शन बी जो है हमारा अर्नेस्ट हेकल। तो अर्नेस्ट हेकल ने ही इकोलॉजी शब्द की रचना किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगर हम लोग बात करें परिस्थिति की किसे कहेंगे? परिस्थिति देखिए, परिस्थिति यह जीव विज्ञान की एक शाखा है। परिस्थिति क्या है? परिस्थिति की तंत्र जो है यह जीव विज्ञान की एक शाखा है जो जीवों और पर्यावरण के बीच होने वाले संबंधों का अध्ययन किया जाता है, जिसमें जैसे कि जीव जंतु, पौधे, मनुष्य, पानी, हवा, मिट्टी आदि के परस्पर संबंधों का अध्ययन किया जाता है इस इकोलॉजी में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अर्नेस्ट हेकल। अगर हम लोग बात करें डार्विन की, तो डार्विन ने क्या दिया था? डार्विन ने दिया था नेचुरल सिलेक्शन, यानी कि प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया था? डार्विन ने दिया था। प्राकृतिक चयन, प्राकृतिक प्राकृतिक चयन का सिद्धांत, प्राकृतिक चयन का जो सिद्धांत था वो किसने दिया था? डार्विन ने दिया था। तो ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस प्रक्रिया में पौधे से पानी का वाष्पीकरण होता है? तो आपको बताना है पौधे से पानी का वाष्पीकरण को क्या कहा जाता है। तो ऑप्शन है अवशोषण, ट्रांसपीरेशन, सभी, कोई नहीं। तो जब पौधे से पानी का वाष्पीकरण होता है तो उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? उस प्रक्रिया को कहा जाता है वाष्पोत्सर्जन या ट्रांसपीरेशन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ट्रांसपीरेशन। तो अगर हम लोग बात करें, ये जड़ हैं, सॉरी ये क्या है? पौधे हैं। ये क्या है? ये पौधे हैं। तो यहाँ पौधे पौधे में पानी कहाँ से आता है? तो पौधे में पानी कहाँ से आता है? तो ये पौधे में जो पानी आता है ना, वो किससे आता है? मिट्टियों से आता है। और मिट्टी से जड़ जो क्या करता है? पानी को अवशोषित करता है और अवशोषित करके ये क्या करता है? इसमें जो होता है एक जाइलम, जाइलम एक टिश्यू का नाम है, पौधे का टिश्यू का नाम। तो इस जाइलम क्या करता है? ये पानी को पहुंचाता है विभिन्न विभिन्न पार्ट में पहुंचाता है, विभिन्न अंग, यानी कि क्या बोलेंगे इसको, पौधे के विभिन्न पार्ट में पहुंचाने का काम करता है जाइलम। और यहाँ से पत्ते में जो रंध्र होते हैं वहाँ से क्या होता है? वाष्पीकरण होता है। तो वाष्पीकरण कहाँ से होता है अगर आपसे पूछा जाए तो कहाँ से होता है? पत्तों के रंध्र से होता है। तो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस गैस का उपयोग कीटनाशक के रूप में किया जाता है? तो आपको बताना है ऐसा कौन सा गैस है जो कीटनाशक को मारने में, यानी कि सफाछट करने में यूज किया जाता है। आप लोग घर सब में भी कर रहे होंगे, किए होंगे कभी। तो ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, मिथाइल ब्रोमाइड या नाइट्रोजन। तो मिथाइल ब्रोमाइड जो होता है इसको यूज किया जाता है कीटनाशक को मारने में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मिथाइल ब्रोमाइड। अगर हम लोग बात करें मिथाइल ब्रोमाइड, मिथाइल ब्रोमाइड जो है एक हानिकारक गैस है। अगर इसका हम लोग अत्यधिक प्रयोग करते हैं तो ये क्या करता है? हमारे पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य के लिए ये हानिकारक है। अगर हम लोग इसका अत्यधिक प्रयोग करते हैं तो हमारे ओजोन परत को ये क्या करता है? नष्ट करता है। तो इसके लिए इसका ज़्यादा प्रयोग करना भी ठीक नहीं है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस यौगिक का उपयोग फोटोग्राफी में किया जाता है? तो आपको बताना है फोटोग्राफी जो होता है उसमें किस यौगिक का यूज होता है। तो ऑप्शन है सिल्वर ब्रोमाइड, सियाई, पोटेशियम क्लोराइड
सभी। तो फोटोग्राफी में यूज होने वाला यौगिक का नाम है सिल्वर ब्रोमाइड। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है केसर मसाला बनाने के लिए पौधे का कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है? तो आपको बताना है जब केसर मसाला बनाए जाते हैं तो पौधे का कौन सा भाग उस मसाला में यूज किया जाता है? दालचीनी, पंखुड़ी, वर्तिकर्ग या बाह्य दाल? तो केसर मसाला जब बनाया जाता है ना, तो इस पौधे का जो होता है वर्तिकर्ग, यानी कि फूल में जो वर्तिकर्ग होता है उसी को यूज किया जाता है मसाला के रूप में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगर हम लोग बात करें एक फूल में कितने वर्तिकर्ग होते हैं, तो एक फूल में सिर्फ 3 ही वर्तिकर्ग होते हैं। इस वर्तिकर्ग को कहा जाता है स्टिग्मा भी कहा जाता है। स्टिग्मा, इसको क्या कहा जाता है? इंग्लिश में स्टिग्मा भी कहा जाता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कंप्यूटर के मेमोरी का प्रकार कौन सा है जो अस्थायी होती है? तो आपको बताना है कंप्यूटर में कौन सा मेमोरी है जो अस्थायी होता है। ऑप्शन है रोम, रैम, हार्ड डिस्क या पेन ड्राइव। तो कंप्यूटर के मेमोरी का कौन सा प्रकार है जिसको हम लोग अस्थायी मेमोरी बोलते हैं? और अस्थायी यानी कि वहाँ से क्या होता है? अस्थायी का मतलब डेटा सब हट जाना। तो रैम जो है एक अस्थायी मेमोरी है, क्योंकि इसमें क्या होता है जब तक हम लोग कंप्यूटर को चलाते हैं, चालू रखते हैं, तो इसमें जो डेटा होता है ना वह रहता है। लेकिन जैसे ही हम लोग कंप्यूटर को बंद कर दें तो क्या हो जाता है? डेटा ख़त्म हो जाता है। डेटा मतलब क्रैश हो जाता है। तो इसलिए इसको कहा जाता है, रैम को अस्थायी मेमोरी कहा जाता है। अगर हम लोग बात करें रैम का फुल फॉर्म के बारे में, तो रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम का फुल फॉर्म क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। अगर हम लोग बात करें कि ये तो हुआ अस्थायी मेमोरी, अगर अस्थायी मेमोरी की बात करें तो कौन कौन से हैं अस्थायी मेमोरी? तो अस्थायी मेमोरी में आ जाएगा हमारा, अस्थायी मेमोरी में आ जाएगा एसडी कार्ड आ जाएगा, एसएसडी आ जाएगा, फिर रोम भी आ जाएगा, उसके बाद हार्ड डिस्क भी ये अस्थायी मेमोरी में आएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मनुष्य के शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो आपको बताना है मनुष्य के शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है, उस तत्व का नाम आपको बताना है। तो ऑप्शन है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। तो मनुष्य के शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व की अगर बात करें तो वह पाया जाता है ऑक्सीजन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑक्सीजन जो है ये किस रूप में मिलता है हमारे शरीर में, और कितना पाया जाता है ऑक्सीजन? हमारे कुल शरीर का लगभग 65% पाया जाता है ऑक्सीजन। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा लिटमस अम्ल क्षार सूचक प्राप्त होता है निम्नलिखित में से। तो आपको बताना है लिटमस पेपर जो होता है वह क्या करता है? अम्ल और क्षार का पहचान कराता है लिटमस पेपर। तो ये जो लिटमस पेपर बनाए जाते हैं वह किस पौधे से बनाया जाता है? या शैवाल से, कवक से, लाइकेन से, या तो लिटमस पेपर का निर्माण जो होता है वह किस चीज़ से बनता है वो आपको बताना है। तो ऑप्शन है शैवाल, कवक, लाइकेन, लेमिनेरिया। तो लिटमस पेपर जो बनते हैं वह लाइकेन से बनते हैं। लाइकेन एक पौधे का नाम है, तो उस पौधे से क्या बनाया जाता है? लिटमस पेपर बनाया जाता है। और इस लिटमस पेपर से क्या होता है? अम्ल या क्षार की पहचान की जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लाइकेन। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा किस गैस का उपयोग शीतलन प्रणाली में किया जाता है? तो आपको बताना है शीतलन प्रणाली में यूज होने वाला गैस का नाम क्या है? तो आपको क्या बताना है? शीतलन प्रणाली में यूज होने वाला गैस का नाम क्या है? तो शीतलन प्रणाली किसे कहेंगे? जैसे कि हो गया हमारा एसी हो गया, फिर हो गया फ्रिज हो गया। तो ये क्या है? ये ठंडा रखता है किसी भी चीज़ को, तो इसको क्या कहेंगे? इसको शीतलन प्रणाली कहेंगे। तो इसमें जो यूज होता है वह कौन सा गैस यूज होता है?
यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये मैडम जो है एकदम एसी चालू करके एकदम बैठी हुई है। तो शीतलन प्रणाली में यूज होने वाला गैस का नाम है फ्रियोन गैस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, फ्रियोन गैस। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस धातु का उपयोग पराबैंगनी किरणों को रोकने में किया जाता है? तो आपको बताना है सो ये क्या बोलते हैं, जो पराबैंगनी किरण होते हैं उसको रोकने के लिए कौन सा, यानी कि कौन सी धातु में ये क्षमता है? पराबैंगनी किरणों को रोकने में कौन सी धातु में ये क्षमता है कि वह क्या कर सके, पराबैंगनी किरणों को रोक सके? तो ऑप्शन है तांबा, चांदी, पारा या जस्ता। तो पराबैंगनी किरणों को रोकने के लिए चांदी जो है ये क्या है, सक्षम है, यानी कि चांदी में ऐसे गुण पाई जाती है जो पराबैंगनी किरणों को रोक सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विटामिन बी 12 में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो आपको बताना है तो विटामिन बी 12 जो होता है उसमें कौन सा तत्व पाया जाता है? तो ऑप्शन है लोहा, जिंक, कोबाल्ट, कैल्शियम। तो विटामिन बी 12 जो होता है उसमें कौन सा तत्व पाया जाता है? उस तत्व का नाम है कोबाल्ट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोबाल्ट। अगर हम लोग बात करें विटामिन की जनक, यानी कि विटामिन के जनक किसे कहा जाता है? तो विटामिन के जनक फंक को कहा जाता है। तो विटामिन बी 12 में कोबाल्ट के साथ साथ आयरन भी पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोबाल्ट। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसकी एसआई मात्रक बल के समान होती है? तो आपको बताना है ऐसी कौन सी राशि है जिसका एसआई मात्रक बल के समान ही होता है? तो ऑप्शन है बल, शक्ति, ताप या भार। तो हमारा जो है भार जो है इसका भी एसआई मात्रक क्या होता है? बल ही होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भार। बल, अगर हम लोग बात करें बल, बल का एसआई मात्रक क्या होता है? बल का एसआई मात्रक होता है न्यूटन। और भार का मात्रक क्या होता है? भार का मात्रक भी होता है क्या? न्यूटन ही होता है। अगर हम लोग बात करें दाब का एसआई मात्रक क्या होता है? दाब का होता है पास्कल होता है, और ताप का जो होता है केल्विन, और शक्ति का जो होता है वाट, और बल का क्या होता है? बल का तो होता है न्यूटन। तो इसमें क्या पूछा है हम लोगों को, निम्नलिखित में से किसकी एसआई मात्रक बल के समान होती है? तो ऑप्शन नंबर डी जो है ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि बल और भार का मात्रक सेम सेम होता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, सोनार का फुल फॉर्म क्या है? तो सोनार का फुल फॉर्म क्या होता है ये आपको बताना है। तो ऑप्शन है साउंड नेविगेशन एंड रेस्पॉन्स। ऑप्शन नंबर बी है हमारा साउंड नेविगेशन एंड राडार। ऑप्शन नंबर सी है हमारा साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। और ऑप्शन नंबर डी है हमारा साउंड नेटवर्क एंड रेंजिंग। तो सोनार का जो फुल फॉर्म होता है वह होता है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगर हम लोग बात करें सोनार का यूज कहाँ होता है? तो सोनार का जो यूज होता है ये पानी के अंदर होता है यूज। और ये क्या करता है? ये ध्वनि तरंगों के माध्यम से वस्तुओं का पता लगाने के लिए इसका यूज होता है। जैसे कि समुद्र के अंदर समुद्री जहाज, पनडुब्बी आदि का पता लगाने में सोनार क्या करता है? ये वेव छोड़ता है, और जहाँ से ये टकरा के आएगा तो उसका दूरी पता लगेगा, वस्तु का पता लगेगा। तो ये क्या किया जाता है, जो हम लोग आँखों से देख नहीं सकते हैं उसको पता लगाने में ये हमारे लिए उपयोगी होता है। क्या होता है? सोनार। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस एक के संचयन से धावकों को दौड़ने के बाद पैरों की मांसपेशियों में दर्द का अनुभव होता है? तो आप अगर दौड़ते हैं तो आप जब नया नया दौड़ लगाते हैं तो आपको शुरुआत में पैर में काफ़ी दर्द का अनुभव होता है। तो ये किसके कारण होता है ये आपको बताना है। तो ऑप्शन है एसिटिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल या फॉर्मिक अम्ल। तो जब आप शुरुआत में दौड़ लगाते हैं तो आपको पैरों में काफ़ी दर्द होने लगता है। तो ये जो होता है लैक्टिक एसिड के कारण होता है। जब लैक्टिक एसिड जम जाता है पैरों में तो ये पैरों में दर्द होने लगता है।
तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, लैक्टिक अम्ल। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा योग गुर्दे की पत्थरी का निर्माण करने वाला सर्वाधिक सामान्य यौगिक है? तो आपको बताना है कि जो गुर्दे में जो पत्थरी का कारण होता है वो किसके कारण बनता है, पत्थरी का निर्माण किसके कारण होता है? तो ऑप्शन दिया गया है, देखिए, सोडियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम फास्फोरस, ऑप्शन नंबर सी है मैग्नीशियम साइटस, ऑप्शन नंबर डी है कैल्शियम ऑक्जेलेट। तो गुर्दे में जो पत्थरी का कारण होता है वह किसके कारण होता है? कैल्शियम ऑक्जेलेट के कारण होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आप लोग शायद देख पा रहे होंगे यहाँ पर एक पत्थरी हो जाता है गुर्दा में, तो ये किसके कारण होता है? ये कैल्शियम ऑक्जेलेट के कारण होता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गर्म शीशे को धीमे धीमे ठंडा करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो आपको बताना है, जब हम लोग शीशे को गर्म करते हैं उसको एक आकार देने में, तो उसको हम लोग धीरे धीरे ठंडा करते हैं। तो उस प्रक्रिया का नाम आपको क्या करना है? बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए में है, देखिए, एनीलिंग, ऑप्शन नंबर बी है कंडेंसेशन, और ऑप्शन नंबर सी है हमारा ह्यूमिडिफाइंग, और ऑप्शन नंबर डी है डीकंडेंसन। ऑप्शन नंबर डी जो क्या है हमारा? डीकंडेंसन। तो जब गर्म शीशे को धीरे धीरे ठंडा किया जाता है तो उस प्रक्रिया को कहा जाता है एनीलिंग। उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? एनीलिंग। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, एनीलिंग। और ये धीरे धीरे क्यों ठंडा किया जाता है, एकाएक क्यों ठंडा नहीं किया जाता है? क्योंकि जब धीरे धीरे ठंडा करते हैं तो इसका जो टिकाऊ होता है ना, तो ये मजबूत होता है। अगर हम ग्राम शीशे को एकाएक यानी कि तुरंत इसको अगर ठंडा कर दे तो इसके जो कण होते हैं ना वो कमज़ोर पड़ जाते हैं और ये जल्दी टूट जाते हैं। तो इसीलिए इसको क्या किया जाता है? धीरे धीरे ठंडा किया जाता है और इस प्रक्रिया को कहा जाता है एनीलिंग। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फेफड़े किस अंग तंत्र से जुड़े होते हैं? तो आपको बताना है फेफड़ा जो होता है हमारा वह किस अंग तंत्र से जुड़ा हुआ होता है, उसका आपको नाम बताना है। तो ऑप्शन है, देखिए, पाचन तंत्र, तंत्र या श्वसन तंत्र या संचार तंत्र। तो हमारा फेफड़ा जो होता है वह किसके साथ जुड़ा हुआ रहता है? वह श्वसन तंत्र के साथ जुड़ा हुआ रहता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आपको अगर आपसे पूछा जाए श्वसन तंत्र से क्या होता है, इसका प्रमुख काम क्या है, तो श्वसन तंत्र का प्रमुख काम जो होता है ये क्या होता है? ऑक्सीजन का प्रवेश कराना और CO2 को निष्कासन करना, यानी कि बाहर निकालने का काम किसका होता है? श्वसन तंत्र का होता है। तो श्वसन तंत्र जो होता है ना, ये फेफड़ा का प्रमुख अंग होता है जहाँ से वायु प्रवेश करती है और निकलती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, श्वसन तंत्र। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तांबे और जस्ते के मिश्रण से क्या बनता है? तो आपको बताना है तांबे और जस्ते को जब मिला दिया जाए तो कौन सा धातु का निर्माण होता है, तो उस धातु का नाम आपको बताना है। तो ऑप्शन है, देखिए, पीतल, कांसा, स्टील। ऑप्शन नंबर डी है ड्यूरालुमिन। ऑप्शन नंबर डी क्या है? ड्यूरालुमिन। तो तांबे और जस्ता को हम जब मिला देते हैं तो क्या बन जाता है? तांबे और जस्ता को जब हम लोग मिला देते हैं तो वह बन जाता है हमारा पीतल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पानी को शुद्ध करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो आपको बताना है, हमको अगर पानी को शुद्ध करना है तो उसमें कौन सा गैस मिलाया जाए कि वह शुद्ध हो जाएगा। पानी को अगर आपको शुद्ध करना है तो उसमें कौन सी गैस का यूज करना होगा जिससे कि वह पानी शुद्ध हो जाए, यानी कि पीने लायक बन जाए। तो ऑप्शन है, देखिए, क्लोरीन। ऑप्शन क्या है? क्लोरीन, फ्लोरीन, आयोडीन या नाइट्रोजन। तो क्लोरीन जो है इसको अगर हम लोग पानी में जब मिला देते हैं तो ये क्या करता है? ये पानी को शुद्ध कर देता है और ये हमारे पीने लायक बना देता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्लोरीन। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सा पदार्थ अग्निरोधी
अग्निरोधी है। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा पदार्थ है जो क्या है, अग्निरोधी है, यानी कि इसमें आग नहीं लगता है, यानी कि आग से ये जलता नहीं है। उस पदार्थ का नाम है एस्बेस्टस। उस पदार्थ का क्या नाम है? उस पदार्थ का नाम है एस्बेस्टस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एस्बेस्टस। एस्बेस्टस जो है ये क्या करता है? ये अग्निरोधी है, इसमें आग नहीं पकड़ता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सा ग्रह अपने अक्ष पर सबसे अधिक झुका हुआ है? तो आपको बताना है सौरमंडल में जितने भी ग्रह हैं ना, तो उनमें से कौन सा ऐसा ग्रह है जो सबसे ज़्यादा झुका हुआ है? तो ऑप्शन दिया हुआ है, देखिए, पृथ्वी, शुक्र, यूरेनस और मंगल। तो हमारा सौरमंडल का यूरेनस जो है वह ऐसा ग्रह है जो क्या है, यह झुका हुआ है सबसे ज़्यादा। और कितना झुका हुआ है ये ग्रह? तो 98 डिग्री झुका हुआ है अपने अक्ष पर। और इस झुकाव के कारण इसको कहा जाता है, क्या कहा जाता है? लेटा हुआ ग्रह भी कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगर हम लोग बात करें सौरमंडल के कौन से ग्रह हैं जो उल्टी दिशा में क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं, यानी कि परिक्रमा करते हैं? तो सौरमंडल में शुक्र और यूरेनस ऐसे दो ग्रह हैं जो उल्टी दिशा में क्या करते हैं, ये उल्टी दिशा में क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। उल्टी दिशा में क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कोशिका के किस भाग में आनुवंशिक जानकारी संग्रहित होती है? तो आपको बताना है कोशिका के किस भाग में, यानी कि कोशिका के किस भाग में आनुवंशिक जानकारी संग्रहित होती है? तो ऑप्शन है यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया, कोशिका झिल्ली, नाभिक या राइबोसोम। तो कोशिका के जो नाभिक होते हैं उसमें क्या पाया जाता है? उसमें आनुवंशिक जानकारी पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। नाभिक में क्या होता है? नाभिक में होता है डीएनए। और इस डीएनए में ही नाभिक में क्या होता है? नाभिक में होता है डीएनए। और इस डीएनए में ही क्या होता है? इस डीएनए में ही आनुवंशिक जानकारी को संचित करके रखा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नाभिक। नाभिक में क्या होता है? आनुवंशिक जानकारी को संग्रहित किया जाता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस तत्व का उपयोग सुपर कंडक्टर में किया जाता है? तो आपको बताना है ऐसा कौन सा तत्व है जो सुपर कंडक्टर के रूप में किया जाता है? तो ऑप्शन है तांबा, लेनियर, बिस्मिथ, पोटेशियम। तो तांबा जो ऐसा तत्व है यह क्या है, यह सुपर कंडक्टर के रूप में इसका यूज किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तांबा। अगर हम लोग बात करें सुपर कंडक्टर, अगर हम लोग बात करें सुपर कंडक्टर के बारे में, तो सुपर कंडक्टर क्या होता है? सुपर कंडक्टर ऐसा तत्व होता है जो एक निश्चित तापमान से नीचे आते ही विद्युत प्रवाह को बिना किसी प्रतिरोध के चलने की अनुमति दे, उसको हम लोग सुपर कंडक्टर तत्व कहा सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तांबा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा तत्व डायमंड यानी कि हीरा का मुख्य घटक होता है? तो आपको बताना है ये जो हीरे जो होता है, ये जो हीरे होते हैं इसका मुख्य घटक क्या है, यानी कि किस चीज़ से मिलकर ये बना है? तो ऑप्शन दिया हुआ है कार्बन, सिलिकॉन, सल्फर, नाइट्रोजन। तो हीरा की मुख्य घटक की अगर बात करें तो ये कार्बन से बना हुआ है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, कार्बन। क्योंकि ये कार्बन से बनता है हीरा, यानी कि डायमंड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कार्बन। अगर हम लोग बात करें कार्बन के सिंबल के बारे में, तो इसका सिंबल होता है सी होता है, और इसका परमाणु संख्या होता है 6। इसका परमाणु संख्या कितना होता है? 6। अगर हम लोग बात करें कार्बन के आपरूप के बारे में, अगर हम लोग बात करें कार्बन के आपरूप के बारे में, तो कार्बन के आपरूप होते हैं, एक तो होता है ये हीरा, एक तो होता है हीरा, दूसरा होता है ग्रेफाइट, दूसरा क्या होता है? ग्रेफाइट, दूसरा होता है ग्रेफाइट, और होता है फुलेरिन। फुलेरिन भी एक हीरा का ही, सॉरी, कार्बन का ही आपरूप है। और उसके बाद होता है ग्रेफिन। ग्रेफिन जो है ये भी क्या है? ग्रेफिन भी है कार्बन का ही आपरूप है।
तो ये हैं हीरा, ग्रेफाइट, फुलेरिन और ग्रेफिन, ये कार्बन के आपरूप हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में हड्डियों के साथ कौन सी संरचना जुड़ी होती है जो उसे गति प्रदान करती है? तो आपको बताना है हड्डियों के साथ ऐसा कौन सा संरचना जुड़ा होता है जिससे वह उसको गति प्रदान करता है, यानी कि उसको गति में बनाए रखने में मदद करने वाला संरचना का नाम क्या है? तो ऑप्शन दिया गया है, देखिए, मांसपेशियां, नासें, रक्त कणिकाएं, लिगामेंट्स। तो मानव शरीर में जो हड्डी होता है ना, वह उसको एक गति प्रदान करने के लिए उसके साथ क्या जुड़ा हुआ रहता है? मांसपेशियां जुड़ा हुआ रहता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मांसपेशियां। अगर हम लोग बात करें हड्डियों के साथ हड्डियों के साथ हड्डियों के साथ जो जुड़ा हुआ रहता है, क्या जुड़ा हुआ रहता है? मांसपेशियां। जब हड्डियों के साथ मांसपेशियां जुड़ता है तो इसको जोड़ने का काम कौन सा ऊतक करता है? तो हमारे शरीर में जो होते हैं टेंडन, टेंडन एक टिश्यू का नाम है। टेंडन यानी कि ऊतक है। इसको ये टेंडन क्या करता है? ये टेंडन जो है हड्डियों को मांसपेशियों के साथ जोड़ने का काम करता है। अगर हम लोग बात करें हड्डियों को हड्डियों से जोड़ने का काम कौन सा ऊतक का काम है, तो हड्डियों को हड्डियों से जोड़ने का काम जो है ये है, हड्डियों को हड्डियों से जोड़ने का काम है, ये किसका होता है? ये होता है लिगामेंट का। लिगामेंट का होता है ये काम। हड्डियों को हड्डियों के साथ जोड़ने वाला टिश्यू का नाम है लिगामेंट, और हड्डियों को मांसपेशियों के साथ जोड़ने वाला ये टिश्यू का नाम है टेंडन। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सा गैस जीवाश्म ईंधन का सबसे बड़ा घटक है? तो आपको बताना है ये जो जीवाश्म ईंधन जो होता है इसका सबसे बड़ा घटक कौन सा है? तो ऑप्शन है, देखिए, मीथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। तो हमारा जो मीथेन जो गैस है ये जीवाश्म ईंधन का सबसे बड़ा घटक यानी कि सबसे प्रमुख घटक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मीथेन। अगर हम लोग बात करें मीथेन का फॉर्मूला यानी कि रासायनिक सूत्र क्या होता है? मीथेन का रासायनिक सूत्र होता है CH4। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसे मानव शरीर का सैनिक कहा जाता है? तो आपको बताना है ऐसा मानव शरीर का कौन सा हिस्सा, कौन सा अंग को हम लोग मानव शरीर का सैनिक कहा जाता है। जैसे कि सैनिक किसे कहते हैं? सैनिक जिस जो बॉर्डर में खड़े होते हैं उसी को सैनिक कहा जाता है। तो मानव शरीर में ऐसा कौन सा चीज़ है जिसको हम लोग सैनिक कहते हैं? तो उसका नाम आपको बताना है। तो ऑप्शन है, देखिए, आमाशय, यकृत, आरबीसी, WBC। तो हमारा शरीर में जो WBC होता है यानी कि सफ़ेद रक्त कणिकाएं, ये इसको ही हम लोग मानव शरीर का सैनिक कहते हैं, क्योंकि ये क्या करता है? ये हमारे अंदर जो जितने भी बैक्टीरिया होते हैं, हानिकारक वायरस होते हैं, इसके खिलाफ ये क्या करता है? एक सेना की तरह काम करता है। कौन काम करता है? ये WBC काम करता है। और इसको खोज खोज कर, इस वायरस और कीटाणुओं को खोज खोज कर मारता है यानी कि नष्ट करता है। तो इसलिए इसको क्या कहा जाता है? मानव शरीर का सैनिक कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, WBC। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे बड़ी शिरा कौन सी है? तो आपको बताना है मानव शरीर में जो शिरा होते हैं वह सबसे बड़ी शिरा का नाम कौन सा है? तो ऑप्शन दिया हुआ है, देखिए, फेफड़े की शिरा, महाशिरा जिसको बोलते हैं वेना कवा, और ऑप्शन सी है धामनी, और ऑप्शन डी है हमारा केशिका। तो मानव शरीर को जो वेना कवा जो शिरा होती है ये मानव शरीर की सबसे बड़ी शिरा मानी जाती है। तो इसको हम लोग महाशिरा के नाम से भी जानते हैं। तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महाशिरा या बेनाकावा शिरा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर आ चुका है, कंप्यूटर की प्रोसेसिंग स्पीड को मापा जाता है। तो आपको बताना है ये जो कंप्यूटर होते हैं इसकी स्पीड को किससे मापा जाता है? तो ऑप्शन दिया गया है, किलोबाइट्स, हर्ट्ज, जूल्स, एम्पियर। तो
इसमें कंप्यूटर के जो प्रोसेसिंग स्पीड जो होता है ना, तो इसको किससे मापा जाता है? वह मापा जाता है हर्ट्ज से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हर्ट्ज। देखिए नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे आ चुका है। कौन सी गैस जलते समय नीला लो उत्पन्न करती है? आपको बताना है ऐसा कौन सा गैस है जो जलाने से नीला कलर का लो उत्पन्न होता है। उस गैस का नाम आपको बताना है। तो ऑप्शन है देखिए सल्फर, फास्फोरस और नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो सल्फर गैस जो होता है वह जलता है तो कौन सी कलर का लो निकलता है? तो नीला कलर का लो निकलता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सल्फर। और ये जब जलता है तो क्या बनता है? जलने के बाद बनता है ये सल्फर डाइऑक्साइड बनता है। तो यहीं पर हमारा ये छोटा सा वीडियो समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।